हेयरिंग एड्स हैं, क्या ये अगर कोई बच्चा जो पैदाइशी बहरा है या गूंगा है, बोलता नहीं है, क्या उसमें भी ये फायदेमंद साबित होता है अगर उसको लगाया जाए तो? किसी भी बच्चे की जब हेयरिंग एवेल्युएशन हो और उससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि बच्चे को प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, यानी जैसे हम आम जुबान में गूंगा बहरा कहते हैं, उसमें सबसे पहले हेयरिंग एड लग जाने चाहिए उसे। ऑटिज्म वाले जो बच्चे स्पेसिफिकली वो भी फिर आपके पास आते होंगे, उसमें क्या आप गाइड करते हैं पेरेंट्स? उनकी स्पीच जो है ना वो ऑलमोस्ट जीरो होती है या बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं। उनके जो एज अप्रोप्रिएट जो जितनी स्पीच होनी चाहिए वो नहीं होती। कानों में आवाज आना, शोर आना, सीटियां बजना, इसकी सर क्या वजह? मिडिल ईयर ओसिकल जो है, कान के दरमियानी हिस्से में जो हड्डियां होती हैं वो जब स्टिफ हो जाती हैं रेशे की वजह से, फ्लूइड की वजह से, तो तब भी हमें कान के अंदर शोर आने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अली रज़ा हूँ, आपका और आपके बच्चों का मुआलिज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज एक नई पॉडकास्ट, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें स्पेसिफ़िकली मैं बात करूँगा कानों की समात से मुतल्लिक। हमारा सुनना जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम मुख्तलिफ़ आवाज़ों को लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारे ख़ानदान की आवाज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द नेचर की आवाज़ें हैं, इसके अलावा कोई मौसीकी की आवाज़ है, नात ख़्वानी की आवाज़ है। तो ये सारी आवाज़ें किस तरह हमारे कान में पहुंचती हैं, इसका क्या प्रोसेस है, और जो बेसिकली समाज से जो मुतल्लिक मसाइल हैं कि किसी की अगर कोई बहरा है, कोई सुन नहीं पाता, उसकी तशख़ीस कैसे की जाती है, कानों में कोई शोर की आवाज़ें आ रही हैं तो उसके क्या मसले मसाइल हैं और उसकी कैसे तशख़ीस और इलाज है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज मैंने अपने साथ पॉडकास्ट में मदऊ किया है एक तजर्बाकार ऑडियोलॉजिस्ट हसन मुबीन साहब को। हम उनसे आज कान और उसकी समाज से मुतल्लिक बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप चूँकि ऑडियोलॉजिस्ट हैं तो मुझे इसका बताइएगा कि समाज से मुतल्लिक किस किस्म के मसले मसाइल आपको जो कंप्लेंट्स आती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं रोज़मर्रा की आपकी प्रैक्टिस में? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस पॉडकास्ट में मुझे मदऊ किया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली जो है हम निगलेक्ट करते हैं, लेकिन आपके इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से मैं अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जो समाज से मुतल्लिक मसाइल हैं वो मोस्टली ऐसे होता है कि लोग नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, क्योंकि ये है कि बात वो कहते हैं रिपीट किसी को कि वो बात ऊंची बोल दे, थोड़ा रिपीट कर दे, उनका काम चलता जाता है। लेकिन ये मसाइल जो हैं मोस्टली बहुत पहले से स्टार्ट हो चुके होते हैं, थोड़े थोड़े वो रहते हैं, हमारा काम चल रहा होता है, और बीइंग अ पाकिस्तानी हम इन चीज़ों पे जो हल्के फुल्के मसाइल होते हैं माइल्ड डिग्री के, हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अक्सर यूँ होता है कि ख़ानदानी तौर पर, पैदाइशी तौर पर और जिन्याती तौर पर ये मसाइल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते चले जाते हैं जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या इलाज नहीं हो पाता। तो समाज के जो ज़्यादा मसाइल हैं वो उनका पता तब चलता है जब जो छोटे बच्चों में अगर बात की जाए तो अक्सर ऐसे होता है कि क्लासरूम से कंप्लेन आ रही है कि ये बच्चा सुनता नहीं है। घर वालों को मोस्टली जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं, वो यही समझते हैं कि अच्छा उसने आवाज़ नहीं सुनी तो वो वैसे ही कर रहा होगा, इग्नोर कर रहा होगा, हालांकि वो बच्चे को सुनने में मसला हो रहा होता है। जब क्लासरूम से आती है कंप्लेन, वो कहते हैं कि इसका मुआयना करवाया जाए, तो फिर पता चलता है कि अब तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया, तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होती। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मोस्टली हमें इस तरह के पेशेंट देखने को मिलते हैं। अडल्ट्स में भी इसी तरह से होता है कि जहाँ पे वो जो वर्क प्लेस है या फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल होती है, तो वो फिर लेके आते हैं, हालांकि वो जो पेशेंट होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब उनकी हेयरिंग एवेल्युएशन होती है तो पता चलता है कि लॉस है। मोस्टली हमारे पास इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो सर ये कोई एज स्पेसिफिक होते हैं या ये किसी भी उम्र में किसी को किसी भी वक्त शुरू हो जाते हैं? एक तो वो हो गया ना, जिस तरह आपने बच्चे की बात की है कि जी वो तो शुरू से ही जो उसकी एज थी, किस एज में बच्चा जो है वो अगर सुनने ना लगे तो वालिदैन को चुकन्ने हो जाना चाहिए कि जी मुझे अपने बच्चे को किसी ना किसी ऑडियोलॉजिस्ट को या किसी ENT स्पेशलिस्ट को चेक करवाना ज़रूरी है? देखें, जब बच्चा पैदा होता है ना तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये ट्रेंड अभी कम है कि हम हेयरिंग एवेल्युएशन करते हैं, जिसे बेसिकली हेयरिंग स्क्रीनिंग कहा जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो होनी चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पर इसमें अब थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो बढ़ने लगी है। कुछ प्राइवेट अदारे हैं जो ये चीज़ें ना डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कंडक्ट कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक लंबी जो रेशो है बच्चों की जो कि अनस्क्रीन ही चले जाते हैं, तो उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की हेयरिंग एवेल्यूएशन होनी चाहिए, तब हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की हेयरिंग नॉर्मल रेंज के अंदर है या नहीं। अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं हो तो फिर उसका एक प्रॉपर प्लान होता है। अगर हम उसको प्रॉपर प्लान को फॉलो करें तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पर गूंगा बहरा हो वो बोल ना सके। सिर्फ मसला ये है कि हम ध्यान नहीं देते, हम डिले कर देते हैं। और इसमें जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो ये है टाइम। जब हम टाइम वो गुजार देते हैं तो फिर उसके बाद समझ लें कि कुछ नहीं हो पाता। अगर हम शुरू से ही इसको पकड़ लें जड़ से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम रिकवर कर सकते हैं। और हमारे पास बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि जो बच्चे गूंगे बहरे पैदा हुए थे लेकिन आज वो हमारी तरह नॉर्मल बातें करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो खुद ऑडियोलॉजी की फील्ड से जो है ना उन्होंने अपनाई है, क्योंकि वो इस फील्ड से जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है हमारे लिए कि ऑडियोलॉजी के लिए की फ़ील्ड के लिए लोगों में एक तो अवेयरनेस बढ़ रही है, और दूसरा ये है कि लोग भी एजुकेट हो रहे हैं। वो अपनी बच्चों की समात को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की अभी भी ज़रूरत है। क्या नॉर्मल छोटे बच्चे की क्या फ्रीक्वेंसी होती है उसके समात की, सुनने की? जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो तो 20 डेसिबल से लेके 20,000 डेसिबल तक होती है। लेकिन जो हमारा स्पीच स्पेक्ट्रम होता है, हमारी स्पीच फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो तकरीबन 125 या 250 हर्ट्ज से लेके 8 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। और इसमें जो इंटेंसिटी है कि जितनी आवाज़ एक नॉर्मल बच्चे को सुननी चाहिए, वो कुछ जो सोसाइटीज़ हैं, कुछ लिटरेचर में इस तरह से है कि वो 20 डेसिबल होता है और कुछ जगह पे 25 डेसिबल। हम पाकिस्तान में मोस्टली 25 डेसिबल तक की आवाज़ जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर ही कंसीडर करते हैं कि अगर एक बच्चा 0 से 25 डेसिबल तक आवाज़ सुन रहा है तो वो नॉर्मल है। तो आपका यही कहना है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद भी ये टेस्ट हो जाता है बच्चे का समात का? जी, पैदाइश के अब तो बहुत ऑडियोलॉजी की फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, जिससे ये है कि वो छोटे बच्चे जो खुद बता नहीं सकते कि हम आवाज़ सुन सकते हैं या नहीं, हम उन बच्चों का सुला कर मतलब जदीद टेक्नोलॉजी से जदीद जो मशीन्स हैं उसके थ्रू उनके ब्रेन में जो आवाज़ के अगेंस्ट जो एक्टिविटी जनरेट होती है, वेव्स जो पैदा होती हैं, हम वहाँ से जो है वो टेस्ट करके उनकी हेयरिंग का जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चे की हेयरिंग इस वक्त कैसी है, क्या उसको कोई मसला है या वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो सर पाकिस्तान में भी इसकी सहूलत है, ये मशीन्स अवेलेबल हैं? जी, सारी लेटेस्ट जो आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, मुझे जो जदीद ट्रेंड्स हैं, जो आप ये जदीद मशीनों की बात कर रहे हैं, कुछ इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनको किस तरह हैंडल किया जाता है, ये किस तरह वर्क करती हैं? बिल्कुल, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और इनोवेशन आ रही है, वैसे वैसे बेसिकली जो काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हो पाती। इसलिए पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे ये जो टेस्ट है जो बच्चों के सुला के करते हैं, जिसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसे ऑटोकूस्टिक एमिशंस कहते हैं, और जो सुला के टेस्ट होता है उसमें फिर बैरा टेस्ट होता है, उसे ABR भी कहते हैं, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, और ASSR भी होता है एक टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट तो बहुत सारे जो हैं वो सेंटर्स या क्लिनिक्स या हॉस्पिटल जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम सेंटर्स हैं जो इफ़ेक्टिवली अच्छे तरह से वो सारा टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट कर पाते हैं। तो एक तो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम होने की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि किसी भी उम्र में हम वो बच्चे का मुआयना करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बच्चा कैसा सुन रहा है, क्योंकि अब जैसे जैसे ये इनोवेशंस आ रही हैं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो AI भी इसमें इन्वॉल्व होती है किसी ना किसी तरह से। तो इससे ये है कि हमें एक तो टाइम कम लगता है एवेल्यूएशन करने में, और दूसरा बहुत ही अच्छे रिलायबल रिप्रोड्यूसिबल जो हैं वो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो आपका भी यही कहना है कि इसमें भी AI आगे जा रही है? हाँ, मतलब इसमें भी जदीद ट्रेंड्स जी ऑडियोलॉजी में भी AI की वजह से आए हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह से जैसे बाकी सारी फील्ड्स में AI जो है ना उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है चीज़ों में, ऑडियोलॉजी की फील्ड में भी AI जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि हम अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। इससे हमें इस टेक्नोलॉजी से मज़ीद फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचा सकें। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये कंडीशन पे बच्चे की डिपेंड करता है कि आया किसी में हमने सिर्फ ABR करना है या अकोस्टिक एमिशन टेस्ट करना है, इनकी क्या जनरली क्या कॉस्ट होती है?
जो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस बच्चे को किस तरह का टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो हम हेयरिंग स्क्रीनिंग करते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चे की हेयरिंग नॉर्मल है या नहीं। अगर तो नॉर्मल हो फिर आगे डिटेल टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। और लेकिन अगर ऐसा हो कि बच्चे का वो टेस्ट जो है वो रेफ़र आ जाए, यानी कि वो बच्चे की हेयरिंग नॉर्मल रेंज के अंदर ना हो, तो फिर हम जो है वो फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव जो एवेल्यूएशन उसकी तरफ जाते हैं। तो फिर हमें बैरा टेस्ट करना पड़ता है। तो उसमें भी ये है कि इनके जो कॉस्ट है थोड़ा सा उसकी तरफ अगर बात की जाए तो कॉस्ट इनकी अभी थोड़ी सी हाई है, क्योंकि ये इक्विपमेंट एक तो हम इंपोर्ट ही किए जाते हैं, पाकिस्तान में ये इक्विपमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते। और दूसरा फिर इसकी ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत कम सेंटर्स पे है अच्छे जो ऑडियोलॉजिस्ट हैं, तो इस वजह से इनकी कॉस्ट अभी काफ़ी हाई है। यानी कि जो बैरा टेस्ट है वो तकरीबन कोई 6-7 हज़ार से 10-12 हज़ार तक जो है ना वो एक पेशेंट का होता है। ये तकरीबन मोर और लेस ये रेंज है जो पाकिस्तान में कॉस्ट चल रही है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछूंगा कि ऑडियोलॉजी किस तरह समात को बेहतर करती है, और एक जो ऑडियोलॉजिस्ट है उसकी पेशा वराना महारत कितनी ज़रूरी है, उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी इस सारी फील्ड को या पेशेंट की वेलफेयर को बेहतर करने के लिए, उसकी चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए। ये मेरे ख्याल से अभी तक का जो बेहतरीन सवाल है उनमें से एक है। ऑडियोलॉजिस्ट की जो तरबियत है, ट्रेनिंग है, इसके ऊपर जो है ना वो मोस्टली पाकिस्तान में कोई भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता, कोई भी इस मसले को जो है वो डिस्कस नहीं करता। हालांकि ये सबसे इसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए इस मसले को, कि हम इस मसले को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो कम से कम 1 से 2 साल जो है किसी सीनियर्स की मतलब अंडर सुपरविजन जो है वो ऑडियोलॉजी की फील्ड में या क्लिनिक पे आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको आप डील करें। आप पहले उन चीज़ों को समझें कि ये किस तरह से प्रॉब्लम जो है वो इनकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि थ्योरेटिकली जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं प्रैक्टिकली वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो हमें अपना एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकली जो है ना वो बूस्ट करने की ज़रूरत होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिपोर्ट हमें कुछ बता रही होती है, मतलब वो जैसे डायग्नोज कर रही होती है कि बंदे मतलब जो भी पर्सन है उसको लॉस है और हेयरिंग एड्स लगने चाहिए। लेकिन अगर वो फील कर रहे हैं कि मेरी कम्युनिकेशन में कोई मसला नहीं है, तो फिर हम थ्योरेटिकली वो उसके ऊपर नहीं रहेंगे। हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो है उन्हें कहेंगे कि ठीक है आप इसको इस्तेमाल करें, और मतलब इसी तरह से आप चलने दें काम, और जब आपको लगे कि सुनने का मसला बढ़ गया है तो फिर। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो सेंटर्स हैं जहाँ पे क्वैक्स बैठे हुए हैं जो प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट भी नहीं हैं, वो बस रिपोर्ट को देख के कि बस हेयरिंग एड बेचें और वहाँ से अपना कमीशन रखें। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो पिछले सालों में बढ़ी हैं। लेकिन अब अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल बनने की वजह से ये अच्छा है कि एक रेगुलेटरी बॉडी बन गई है जिससे वो सबकी रजिस्ट्रेशन वो हो रही है ऑडियोलॉजिस्ट की। तो फिर क्वैक्स आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहे हैं। तो ये चीज़ खुशाइंद है कि रजिस्ट्रेशन होने से ये चीज़ें अब थोड़ी बेहतर होंगी। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, मैं इसको समझता हूँ, और इसकी एक बहुत नीड भी है। बेसिकली आप ज़ाहिरी बात है ENT स्पेशलिस्ट के साथ काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे वो मुआयना करते हैं और टेस्ट परफॉर्मेंस आपके ज़िम्मे होती है। आपने सारा जो बच्चा आ गया है या कोई बड़ा आ गया है तो उसको एवेलुएट करना है ऐसे कि उसकी फ्रीक्वेंसी या उसको किस किस्म का समात का मसला आ रहा है। तो सर इसमें क्या मसाइल दरपेश हैं इस पेशे से मुंसलिक लोगों के? सर सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो फील्ड है ऑडियोलॉजी, इसके लिए ना लोगों में बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं है, और गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे इस पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। इवन दो कि मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें नहीं पता कि ऑडियोलॉजिस्ट का क्या काम है या ऑडियोलॉजिस्ट कौन होता है। और अक्सर ऐसे होता है कि किसी का कोई मसला है तो वो उन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने बताया ये तो मेरी फील्ड है, आप मेरे पास ले आए, तो वो हैरान होते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये पेशा है तो हम ले आएंगे चले। मतलब इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। और ये है कि अवेयरनेस में हम ये काम कर सकते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें
मतलब जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं ये उसमें रोल प्ले कर सकती हैं, ख़ास तौर पर ईएनटी जो डॉक्टर्स हैं, जो पीड्स के डॉक्टर्स हैं, या जो जनरल फिजिशंस हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि जब उन्हें ऐसा महसूस हो कि किसी पर्सन को सुनने का मसला है या बात रिपीट करनी पड़ रही है, तो वो उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें कि आप ऑडियोलॉजिस्ट को जो है ना एक दफ़ा दिखाएं और उनका जो है वो एक्सपीरियंस से वो, ताकि वो चीज़ें बेहतर हो सकें। बहुत अच्छा सर आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे बुनियादी मसाइल हैं या कौन सी ऐसी लोगों की बातें हैं जिसमें आप समझते हैं कि उनको एक ऑडियोलॉजिस्ट से अपना मुआयना करवाना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अगर हम बच्चों से बड़ों की तरफ बात करते हैं, बच्चों में सबसे पहले जो है वो आप मॉनिटर करें कि बच्चे जो हैं आपकी जो वर्बल कमांड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मोस्टली ऐसे होता है कि हमारे घरों में ये चीज़ बहुत ही कम ऑब्ज़र्व की जाती है, और अक्सर ऐसे होता है कि 3-4 साल का बच्चा हो जाता है, पता ही नहीं होता कि उसको सुनने का मसला है कि नहीं। वो जब फिर स्कूल में एडमिशन होता है या जहाँ बच्चे अक्सर सुपारा पढ़ने जाते हैं, वहाँ से कंप्लेन आती है कि ये हमारी बात नहीं सुनता या हम ऊंचा बोलते हैं, तो मतलब वो फिर थोड़े से उनके कान खड़े होते हैं कि इस तरह का कोई मसला होगा। फिर उन्हें ये नहीं पता चलता कि अब करें क्या। फिर वो कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे होता है ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ बहुत कम है। वो मतलब जो पेरिफेरी है, जैसे लाहौर शहर में भी पेरिफेरल एरियाज़ में ये नहीं अवेलेबल, फिर उन्हें दूर आना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करके उन्हें आना पड़ता है। और फिर ऑडियोलॉजी के जो टेस्ट हैं ये थोड़े से महंगे होने की वजह से बाज़ औक़ात वो नहीं करवा पाते। तो इस तरह के मसाइल होते हैं कि वो फिर अगर एवेल्युएशन हो भी जाए तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होती, डिनाइल में ही रहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, चंगा भला सौंदा पे आया है, तो हम सुन भी रहा है, खेल कूद भी रहा है, सारा कुछ सही करता है, हम उसे कहते हैं वो उठा लाता है। इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। और जब उनसे पूछते हैं कि जी बोलता कितना है, तो वो बोलता बहुत कम है। ऐसे ही सर। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये देखने को मिलती हैं। और अडल्ट्स में भी ऐसे ही होता है, जैसे हम पहले भी थोड़ा सा जिक्र कर चुके हैं कि वो पेरेंट्स जो हैं वो डिनाइल में ही रहते हैं कि जहां हम सुन रहे हैं ये सही है, और बाकी सारी फैमिली को उनसे कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल होती है। वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हैं या बात बहुत दफ़ा रिपीट करनी पड़ती है, तो वो फिर अक्सर ऐसे होता है कि वो आके हमें बताते हैं कि हम अपने जो फादर हैं या मदर हैं इनको बहुत मुश्किल से मना के लाए हैं, तो आपने इनके सामने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी कि हेयरिंग लॉस है या नहीं, आप बस इनका मुआयना करें और फिर हमें बताएं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर उन्हें लेट्स सपोज हेयरिंग लॉस हो तो फिर उनको जाहिर है हेयरिंग डिवाइस चाहिए होती है हेयरिंग एड की सूरत में, तो वो उनको फिर उसके ऊपर एग्री करना ये एक अलग से हमारा मतलब एक और टास्क होता है कि इसको अब कैसे कन्विंस करना है। तो ये चीज़ें अभी हैं यहाँ पे जो मसाइल हैं। और फिर दूसरा तीसरे नंबर पे ये भी कि ये जो क्वैक्स हैं ये मतलब हेयरिंग एड्स की भी एक वैरायटी है कि किस तरह का हेयरिंग एड किस तरह के पर्सन को सूट करेगा, ये भी ऑडियोलॉजिस्ट बेहतर समझता है। लेकिन अब ये जो क्वैक्स हैं जो जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है ऑडियोलॉजी में, ये सिर्फ अपने कमीशन के लिए बस जिस तरह का हेयरिंग एड है बस लगा दिया, चाहे उन्हें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। और फिर ये कंप्लेन भी रहती है कि वो कान के अंदर शोर आ रहा ताले से, बजाय इसके कि फ़ायदा हो वो इश्यूज़ में इजाफा ही हुआ है। तो इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। तो फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब एक पेशेंट इस तरह के माहौल से गुजरने के बाद या इस तरह से बुरे एक्सपीरियंस के बाद आता है तो हम भी उन्हें हेयरिंग एड लगाते हैं, तो उनके कंसर्न्स यही रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम हेयरिंग एड्स उन्हें लगाते हैं, एक वो उन्हें प्रोफेशनल वे में उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वो इस चीज़ को फिर जो है वो बहुत एडमायर करते हैं और फिर हेयरिंग एड लगाने की तरफ वो जो है ना वो इंकरेजमेंट होती है उनके। तो अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा कि कौन से हेयरिंग एड्स जो हैं हमारे जदीद दौर के साथ इनमें जिद्दत आई है, नए मुतारिफ हुए हैं, ये किस तरह अपना काम करते हैं और बेसिकली ये डिवाइसेस क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। जो हेयरिंग एड है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर। माइक्रोफोन आवाज़ कैच करता है, एम्पलीफायर वो पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग आवाज़ को इन्हांस करता है और स्पीकर कान में डिलीवर कर देता है। इसके अब डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। कान के अंदर जो छोटे होते हैं, थोड़ा सा जिन लोगों का कंसर्न ये हो कॉस्मेटिक अपीयरेंस का कि वो दिखे ना, तो कान के अंदर लग जाते हैं। आजकल कान के पीछे वाले जो हैं आले वो भी बहुत लीस्ट विजिबल होते हैं कि ब्री कोड के साथ वो लग जाते हैं, जो यहाँ पे होती है बिल्कुल और कान के साथ लगी होती है। और दूसरा ये कि हेयरिंग एड्स की टेक्नोलॉजी में अब जो है ना
वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है। अब आवाज़ जो है वो बहुत साफ, क्लियर और तकरीबन नियर टू नॉर्मल, जैसे हम अपने नेचुरल ईयर से सुनते हैं वैसी आवाज़ होती है। और अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी टच इसमें आ गया है कि वो इस तरह से कि लेट्स सपोज अगर हमारा फोकस फ्रंट साइड पे है, हमारे सामने कोई स्पीकर बोल रहा है, तो हेयरिंग एड भी फोकस करते हैं फ्रंट साइड से आवाज़ को कैप्चर करने में, बजाय कि इधर उधर की आवाज़ों को वो करें जिससे शोर बढ़े और आवाज़ है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हेयरिंग एड्स में आ रही हैं और इससे लोगों की कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत इम्प्रूव हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो इम्प्रूवमेंट्स आने के बाद लोगों में हेयरिंग एड्स की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है जी। पहले ये भी होता था कि हेयरिंग एड्स लगा तो है, वो सही ट्यून नहीं हुआ, ये वो एक्सपर्टीज़ में उनके वो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो सही सेट नहीं कर सके, और दूसरा क्वालिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो वो ये है कि अगर किसी ने लगाया भी है तो वो ज़्यादा यही कंप्लेन थी कि हेयरिंग एड भी लगाया हुआ है और समझ नहीं आती, सिर्फ शोर आता है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी के बाद अब ये चीज़ों में बेहतरी आई है और लोगों में भी इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। अच्छा सर, कुछ लोगों की जब ये समात कम होती है तो देखा ऐसे ही है कि उनकी एक साइड पे जो है वो डिवाइस लगी होती है, तो बेसिकली ये होता ऐसे ही होगा कि उनका जो उस कान की जो समात है वो उस दूसरे कान की निस्बत जो ठीक है उससे ज़्यादा मुतासिर हुई होगी। तो फिर आप वही डिसाइड करते हैं कि भाई इस कान में जो हेयरिंग एड है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। हेयरिंग एड्स जो है ना वो जो इंटरनेशनल एक क्राइटेरिया है वो उसके मुताबिक तो यूँ है कि जब आपको हेयरिंग लॉस डायग्नोज हो जाए और अगर दोनों तरफ है तो आपको दोनों तरफ हेयरिंग एड पहनना चाहिए। हमारे यहाँ एक जो फैक्टर है कॉस्ट, वो इसमें ऐड हो जाती है, तो फिर लोग यूं करते हैं कि दोनों इकट्ठे नहीं लगवाते, एक लगवा लेते हैं। एक तो वो असल में इसमें भी होते हैं ना कि पता नहीं हेयरिंग एड सूट भी करेगा या उससे फ़ायदा भी होगा कि नहीं, और दूसरा फाइनेंशियली भी वो सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो वो एक साइड पे लगा लेते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हम किस साइड को चूज़ करते हैं। अगर तो उनका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो फिर हम बेटर साइड को प्रेफर करते हैं कि उधर लगाया जाए, क्योंकि उधर ज़्यादा गुंजाइश है हेयरिंग एड से फ़ायदा उठाने की, तो हम उस साइड पे लगाते हैं। लेकिन अगर लॉस थोड़ा कम है तो फिर हम वर्स्ट साइड को भी कंसीडर कर सकते हैं कि पहले इधर लगाया जाए ताकि यहाँ से एम्प्लीफिकेशन हो, क्योंकि दूसरी साइड पे मसला कम है, उधर बाद में भी देखा जा सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है, फिर एज ग्रुप जो है, फिर उनकी नीड्स जो हैं, ये सारी फैक्टर्स जो है ना ये मिल के ही फिर हेयरिंग एड हमने कौन सा सिलेक्ट करना है उसकी तरफ हम जाते हैं। अरे सर, एक अच्छी हेयरिंग डिवाइस की क्या कॉस्ट है? जो अच्छी एक हेयरिंग डिवाइस है, एक्चुअली इसका सवाल जो है ना वो बहुत ही हम जनरली के दे सकते हैं पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर पर्सन की नीड्स के अकॉर्डिंग अच्छी हेयरिंग डिवाइस अलग होगी। मतलब एक ही डिवाइस दोनों लोगों को ठीक नहीं हो सकती, जिनका लॉस ज़्यादा है या जिनका कम है। हाँ, जो एक अच्छी डिवाइस है वो तकरीबन 50,000 से लेके कोई 80-90 हज़ार तक जो है ना एक साइड की वो मिल जाती है अच्छी डिवाइस। अच्छा सर, जो ये हेयरिंग एड्स हैं, क्या ये अगर कोई बच्चा जो पैदाइशी बहरा है या गूंगा है, बोलता नहीं है, क्या उसमें भी ये फ़ायदेमंद साबित होता है अगर उसको लगाया जाए तो? जो बिल्कुल जी, जिस तरह किसी भी बच्चे की जब हेयरिंग एवेल्यूएशन हो और उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे को प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, यानी कि शदीद किस्म का, यानी जैसे हम आम जुबान में गूंगा बहरा कहते हैं, उसमें सबसे पहले हेयरिंग एड लग जाने चाहिए उसे, ताकि उसका जो ऑडिटरी पाथवे है जो ब्रेन तक आवाज़ लेके जाता है सारा कान के बाहर से लेके, वो स्टिमुलेट होने लगे। लेकिन हेयरिंग एड इटसेल्फ जो है ना वो अकेले उसकी स्पीच की डेवलपमेंट में या उसकी हेयरिंग को अकेले में वो बेहतर नहीं कर सकते। उनका रोल सिर्फ इतना ही होता है प्राइमरी कि वो आवाज़ों को जो है वो दिमाग में जाने लगे और दिमाग को थोड़ी सी आदत होने लगे। इनका जो सही प्रॉपर इलाज है वो कोक्लियर इम्प्लांट है। सर, मैं आपकी इधर बात काट रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट जो है वो उठाया है कि हमारे लोगों का ज़्यादातर, हम एज अ पीड्स स्पेशलिस्ट, मैंने यही सुना है, लोग इस चीज़ को ना इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो पैदाइशी ही नहीं सुनता, इस वजह से हमने इसकी तरफ गए नहीं। उनका यही ख्याल, हमारे जो लोग हैं उनका यही ख्याल होता है कि जी ये नहीं, अगर इसने सुना तो ये कभी सारी ज़िंदगी नहीं सुनेगा। लेकिन देखिए, आपका ये कहना है कि अगर बच्चा नहीं भी सुनता या उसकी समात उस तरह की नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने टेस्ट भी कर लिया, लेकिन अगर उसको वो एड्स लगाए जाएं तो आप कहते हैं कि फ्यूचर में उसके चांसेस होते हैं कि उसकी समात को बेहतर किया जा सकता है। सर, ये इस तरह से है कि हेयरिंग एड्स लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना उस तक आवाज़ जाने लगती है। ब्रेन को हम मांगी होती है कि आवाज़ भी कोई चीज़ है, वो एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल।
लेकिन इसमें अब दो तीन चीज़ें हैं जो हम बीइंग अ पाकिस्तानी बहुत लैक करते हैं। वो ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चे की एज है, कि हम किस उम्र में बच्चे का डायग्नोसिस करवा रहे हैं, किस उम्र में उसे हेयरिंग एड्स लगे हैं, और फिर अल्टीमेट जो हमारा गोल है स्पीच की डेवलपमेंट, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोक्लियर इम्प्लांट करवाएं। और अगर ये तीनों चीज़ें 3 साल से पहले पहले हो जाती हैं, जो कि अक्सर बच्चों में हुई हैं, और हमने फिर उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं कि वो बच्चे हमारी तरह ही नॉर्मली वो बातें करते हैं, सुनते हैं, नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल वो जॉब्स करते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन जो यहाँ पे की है ना वो टाइम है। मोस्टली हम टाइम गुजार देते हैं कि हम कहते हैं कि वो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनका बच्चा तो 4 साल का बोलने लगा था, तो हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं ये अल्लाह दा हुक्म है, मतलब इस तरह से कुछ चीज़ें हैं कि हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं थ्रू जो मतलब एक बेटर वे जो है उसके थ्रू हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जो है इन चीज़ों को जब इग्नोर कर देते हैं तो फिर बच्चे का जो है वो अच्छा फ़ायदा नहीं होता। और अगर 5 साल गुजर जाएं एक बच्चे को और उसने हेयरिंग एड्स इस्तेमाल ना किए हों, या उसका इम्प्लांट कोक्लियर इम्प्लांट जो सर्जरी है वो ना हुए हो, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो स्पीच की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टाइम था वो पहले 3 साल थे। जी सर। हाँ, तो जब ये टाइम वेस्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं। इसीलिए हम जो है वो न्यू नेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग, जो कि पैदाइश के वक्त स्क्रीनिंग होती है बच्चों की कि वो नॉर्मल है कि नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे, ताकि हम इनिशियल लेवल पे ही उसको पकड़ सकें कि वो बच्चे को सुनने का मसला है या नहीं। अगर है तो उसको हम मोनिटर करें और उसकी एज अप्रोप्रिएट जो है उसको ट्रीटमेंट जो है ना वो फराहम किया जाए, ताकि वो बच्चा जो है वो दूसरे लोगों की तरह, आम बच्चों की तरह सही सुन और बोल सके। बहुत अच्छा सर। देखें, बहसीत पीडियाट्रिशियन वालदैन को यही बताया जाता है, अक्सर वालदैन का या जो बड़े बच्चे को लेकर आते हैं 2 माह का 3 माह का, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसको बुलाते हैं, हमारी आवाज़ ही नहीं सुनता, ये गर्दन नहीं हिलाता या हमारी आवाज़ की तरफ फोकस नहीं करता। तो उनको यही समझाया जाता है कि यही ये टाइम है कि जब आप बच्चे की न्यूनेटल हेयरिंग असेसमेंट करवा लें, ताकि आपका भी शक निकल जाए और डॉक्टर को भी तसल्ली हो जाए कि भाई उसने पेशेंट को ठीक गाइड किया है, उसके पेरेंट्स को, कि बच्चे का कोई भी अगर ऐसा इशू आ रहा है तो वो बर वक्त तशखीस हो जाए और बच्चे की मैनेजमेंट हो सके। बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा करना चाहूँगा कि मैंने खुद लाहौर में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये न्यू नेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग जो है ना, ये प्रोग्राम से हमने वहाँ पे कंडक्ट किया, और 2 साल तक मैं ये सारा प्रोग्राम को लेके चलता रहा हूँ। इस दौरान जो चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि हम अवेयरनेस की तरफ जो काम कर सकते हैं वो ये है कि पेरेंट्स को मैंने एजुकेट करने के ऊपर बहुत फोकस किया था कि वो कैसे इसको देख सकते हैं, क्योंकि हर वक्त बच्चा जो है वो ऑडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में नहीं होगा, वो उसे मॉनिटर नहीं कर सकता। आप लोग देखें, जब ये रेड साइंस आए तो आप फौरन किसी ऑडियोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करें ताकि हम चीज़ें इंप्रूव कर सकें। उसमें यह है कि आप ये देखें कि जब कोई शोर है, कोई चीज़ गिरती है, तो क्या बच्चे जो है वो झटका सा ऐसा महसूस होता है, ऐसा स्टार्टल रिस्पॉन्स है उनका, या आई ब्लिंक्स करते हैं, या जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं गर्दन संभालते हैं तो गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश करते हैं आवाज़ जहाँ सोर्स ऑफ साउंड होता है। तो ये जो है यहाँ से हमें आइडिया होता है कि बच्चा आवाज़ सुन रहा है कि नहीं। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फ़ौरन किसी भी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट से आपने अपने बच्चे का मुआयना करवाना चाहिए, ताकि हम उसको जो है वो बहुत अच्छा और बेहतर इलाज जो है वो अच्छे टाइम पे दे सके। अच्छा सर, किस एज के छोटे से छोटे बच्चे को आपने हेयरिंग एड लगाया है, उसमें क्या मसले मसाइल आते हैं? बच्चा आया हेयरिंग एड को बड़े की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, उसको क्या मसाइल दरपेश होते हैं? क्या आपको बाद में वालदैन का फीडबैक मिलता है, या बच्चा खुद जो 4-5 साल का बच्चा है वो अपनी कुछ कैफियत बता लेता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कान दर्द कर रहा है मेरा, तो आप क्या उसको वो गाइड करते हैं, किस तरह उसको मैनेज करते हैं? जी, यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस है। असल में यूँ होता है कि लेट्स सपोज हमने ये सारी अर्ली इंटरवेंशन कर ली, टेस्ट हो गया और हेयरिंग एड्स भी लग गए। अब बच्चे की उम्र लेट्स सपोज 2 साल है। अब हेयरिंग एड्स जब हम लगाते हैं तो पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा इस तरह से मुश्किल होता है कि वो हम हेयरिंग एड्स पहनाते हैं तो वो आवाज़ें देते हैं। फ़र्ज़ करें किसी बच्चे का नाम है अहमद, तो वो कहेंगे अहमद, और जब बच्चे को नहीं पता होता कि क्या करना, वो कहते हैं ये तो नहीं सुन रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट्स का एजुकेट होना या उनकी एक्सेप्टेंस वो हम इस तरह से बताते हैं कि बच्चे ने अभी पहले दिन आवाज़ सुनी है,
जैसे एक बच्चा पैदा होता है और आवाज़ सुनता है, अभी उसे नहीं पता कि अहमद किस चीज़ का नाम है या अहमद कौन है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और फिर यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्पीच थेरेपी, यानी कि जो बोल चाल की मशकें हैं, क्योंकि हम जब टाइम थोड़ा वेस्ट कर देते हैं, पहले टाइम गुजर जाता है, तो फिर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, और वो स्पीच थेरेपी के थ्रू होती है, जिसमें पहले ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है ताकि बच्चों को आवाज़ आने पर रिस्पॉन्स कैसे करना है वो सिखाया जाए, फिर आवाज़ों को सुन के लफ्ज़ और फिर जुमले बनाने जो सिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं, तो हम पेरेंट्स को पहले इस तरह से एजुकेट करते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये होता है कि जब वो, क्योंकि काफ़ी देर से उन्हें सुनने का मसला रहा होता है और आवाज़ें वो समझते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि उन्होंने सुनी नहीं होती, तो हेयरिंग एड पहनने के बाद जब उसके फादर या मदर या उसके बहन भाई उसके साथ बातें करते हैं तो वो उसके लिए एक अनयूजुअल सी चीज़ होती है। और वैसे भी जब हम कान में लगा रहे होते हैं तो उसे पता चल रहा होता है ये कान में कुछ हो रहा है, तो वो बस अपने हाथ से बस खींचता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्चे जो हैं वो उसे पता चलता है कि ये बाबा बात कर रहे हैं मुझे सुन रही है, ये दादो बात कर रही हैं मुझे सुन रही है, तो वो भी इंकरेज होते हैं। और इसका भी सबसे जो बेहतर हल है वो ये है कि कोशिश करें कि बच्चे की जिसके साथ अटैचमेंट है या बच्चे की जो फेवरेट साउंड्स हैं, अगर उसे कोई म्यूज़िक पसंद है, या कोशिश करें जो उसके खिलौने हैं उसके अंदर म्यूज़िक हो ताकि जब वो खेले वो म्यूज़िक सुने और हेयरिंग एड पहनने की तरफ वो इंकरेज हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम मैनेज करते हैं और जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। अच्छा सर, ऑटिज्म वाले जो बच्चे स्पेसिफिकली वो भी फिर आपके पास आते होंगे, उसमें क्या आप गाइड करते हैं पेरेंट्स को, उनकी हेयरिंग असेसमेंट, उनकी स्पीच थेरेपी, उनमें क्या इशू आते हैं और उनको किस तरह मैनेज किया जाता है? देखें, जो ऑटिज्म के या बिहेवियरल इश्यूज जिनके होते हैं बच्चों के, मोस्टली उनका जो कंप्लेन होता है वो बिहेवियरल इशू होता है, यानी कि बहुत अग्रेसिव जो है वो उनकी नेचर होती है। और दूसरा उनकी स्पीच जो है ना वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है या बहुत ही कम वर्ड्स होते हैं, उनके जो एज अप्रोप्रिएट जो जितनी स्पीच होनी चाहिए वो नहीं होती। तो इसमें भी हम सबसे पहले हेयरिंग एवेल्युएशन करते हैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रूल आउट करते जाएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्टली जो देखा गया है वो ऑटिज्म के बच्चों में स्पीच जो है, जो हेयरिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो फिर हम उनको बिहेवियरल थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं, वो उनकी बिहेवियरल थेरेपी करते हैं ताकि उनका बिहेवियर जो है वो ऑलमोस्ट वैसा हो जैसा एक नॉर्मल बच्चे का होता है। और फिर उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि आप स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवाएं, जिससे फिर अल्टीमेटली जो है वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। ये बड़ा कॉमन वालदैन का कंसर्न होता है, वो अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा तो ठीक था लेकिन मैं इसको वाज़ें दे दे के थक जाती हूँ, ये सुनता ही नहीं है। तो ज़्यादातर ये ऑटिज्म वाले बच्चे या ADHD वाले बच्चे कि जब उनका फिर इस तरह स्क्रीनिंग करवाते हैं तो उनकी हेयरिंग तकरीबन नॉर्मल होती है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन वो उनका चूंकि बिहेवियरल इशू होता है और स्पीच डिले होती है तो उनमें इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। जी, क्योंकि ये जो ऐसे बच्चे हैं ना, इनमें हेयरिंग लॉस की वजह से या हेयरिंग के इशू की वजह से बच्चों की स्पीच डिले नहीं होता, इसमें फोकस या ध्यान देने का मसला होता है कि वो ध्यान नहीं देते, उनकी फिर वोकैबुलरी डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अटेंशनली से अटेंटिव जो हो के वो सुनते नहीं हैं, और मतलब वो अपने ही अंदाज में रहते हैं, अपनी ही गो में वो लगे रहते हैं। तो ये है कि फिर वो जब आवाज़ सुनते नहीं हैं, उनकी ब्रेन में वोकैबुलरी डेवलप नहीं होती, तो अल्टीमेटली जो स्पीच जो है वो भी फिर नहीं बनती। तो इसलिए सबसे पहले बिहेवियरल इश्यूज़ को जो है ना इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, फिर स्पीच थेरेपी जो है वो फिर इम्प्रूवमेंट लेके आती है। तो मैं यही समझता हूँ कि स्कूल स्क्रीनिंग और प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो लोग सुनाई उनको कम देता है या उनका इर्द गिर्द काम करते हुए भी इर्द गिर्द वाले लोग उनका ये फील करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? देखें, जो हमारी मेडिकली फिटनेस है ना उसको जज करने के लिए तो हमारा पूरी एक कंप्लीट एवेल्युएशन होनी चाहिए, हमारी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हेयरिंग स्क्रीनिंग जो है ना इसको हमेशा से ही निगलेक्ट किया जाता रहा है इन सब चीज़ों में, लेकिन मतलब ये खुशाइंद बात है कि अब काफ़ी प्राइवेट सेक्टर जो है ना उन्होंने इसको अपने जो है वो प्रिंसिपल्स में ऐड कर लिया कि हेयरिंग एवेल्युएशन जो होनी चाहिए। और इसमें यह है कि जब वो कोई भी जो है वो न्यू एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसकी हेयरिंग एवेल्युएशन करवाते हैं, और वो लोग जो फैक्ट्रीज में या शोर वाली जगहों पे काम करते हैं तो उनके लिए ये एनुअल हेयरिंग एवेल्युएशन जो है ना वो भी प्लान करते हैं, और
उनकी एनुअली हेयरिंग एवेल्युएशन होती है, जिसका वो बाकायदा रिकॉर्ड रखते हैं कि किस बंदे को किस तरह का लॉस हो रहा है, क्योंकि शोर में रहने की वजह से नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस भी होता है। तो हम उसको मॉनिटर करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेजमेंट बताई जाती है कि जब आप शोर में काम करें तो ईयर प्लग्स वगैरह यूज़ करें और कोशिश करें जितना आप अवॉइड कर सकते हैं शोर को। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उनके लिए बेहतर होती हैं। और छोटे बच्चों में जो स्कूल स्क्रीनिंग जो है उसमें यूँ होता है कि बच्चों में मोस्टली स्कूल में जाके ही पता चलता है कि इनको हेयरिंग का कोई इशू है। तो स्कूल स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम है उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उन बच्चों को बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे ही जो है वो अर्ली इंटरवेंशन देते हैं, ताकि वो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो, जो अल्टीमेटली उसकी स्पीच को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है ना वो डिफरेंट हम रन कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं अब यहाँ पर आपसे कुछ कॉमन जो मसले मसाइल हमारे आते हैं उनसे आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने अभी बताया कि शोर, जो लोग शोर वाले एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं उनके कानों की समात मुतासिर होने के कितने चांसेस होते हैं, उनको किस किस्म के मसले मसाइल आ सकते हैं। मसलन किसी का घर बिल्कुल सड़क के ऊपर है या बहुत ज़्यादा रश वाले एरिया में है या बहुत ज़्यादा उसका रश वाले एरिया में काम है, तो उसका क्या समात मुतासिर होने का कोई ख़तरा होता है? जी बिल्कुल, जो शोर है ना ये सिर्फ हमारी समात को नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो टेंशन या डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार भी होते हैं जो ज़्यादा शोर वाली जगह पे रहते हैं। और मैं अभी रीड कर रहा था कि कुछ स्टडीज़ हैं जो सजेस्ट करती हैं कि जो लोग ज़्यादा शोर वाली जगह पे काम करते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर लेवल भी जो है ना उनमें वो मॉनिटर किया गया है कि वो ऑब्जर्व किया गया कि उनमें होता है। और जो आप ये पूछ रहे थे कि सुनाई में कमी का, तो ये है कि एक रिकमेंडेड जो है वो लेवल है जहाँ तक आवाज़ जो है वो कानों तक जानी चाहिए। इससे ज़्यादा जब ऊपर जाती है तो वो कानों के ऊपर जो इनके मसल्स हैं, नर्व है, उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो जिसकी वजह से फिर हेयरिंग लॉस का जो है ना वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप शोर वाली जगह पे हैं या शोर वाली जगह पे काम कर रहे हैं तो एयर प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करें, एयर मफ्स, एयर प्लग्स जो हैं वो इस्तेमाल ज़रूर करें। सर, कितनी ऊंची आवाज़ है जो मतलब इंसान नॉर्मली सुन सकता है अपने कानों से, वो उसको नुकसान नहीं देती? देखें, एक नॉर्मल जो इंसान है ना 24 घंटे के लिए 24 घंटों में उसके पास जो 8 घंटे हैं वो 85 डेसिबल से ऊंची आवाज़ नहीं सुननी चाहिए उसे। 8 घंटे के लिए 85 सुन सकता है और बाकी जो टाइम है उसमें वो कम सुननी चाहिए उसे, जिससे उसके कानों पे कोई बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये जो इंटेंसिटी है 85 से 87 या 88 होगी तो फिर जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट होने का चांसेस ज़्यादा, फिर हेयरिंग लॉस या हेयरिंग डिटीरियोरेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो टाइम पीरियड भी फिर हाफ हो जाता है, यानी कि अगर हम 85 डेसिबल 8 घंटे सुन सकते हैं तो 87 या 89 अगर 88 हो जाते हैं तो हम 8 से 4 घंटों पे आ जाएंगे, यानी कि वो हाफ ड्यूरेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो जो 2 डेसिबल ही हैं वो हमारी जो ऑडिटरी सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती हैं, जिससे हमें हेयरिंग लॉस हो सकता है। ज़्यादातर बच्चे ईयरबड्स का, हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी समात के लिए कितने नुकसानदेह है? बड़ों का भी बताना है और बच्चों का भी आपने स्पेसिफिकली बताना है। जी, बच्चों को तो बिल्कुल ही ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे समात के मसाइल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इस तरह से कि बच्चे अगर ये इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं ये, तो हमारा जो ऑडिटरी पाथवे है वो डैमेज होने के, उसमें कान के पर्दे में या नसें हमारी वीक हो सकती हैं, या सेल हमारे जो हैं, हमारे जो कान का अंदरूनी हिस्सा है उसमें जो कोक्लिया होता है जो ऑर्गन आवाज़ सुनता है उसमें सेल्स होते हैं, ब्रिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों में तो फिर अल्टीमेटली उनकी स्पीच भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि थ्रू हेयरिंग ही हम जो है वो जो स्पीच है हमारी डेवलप होती है। और बड़ों में भी ये है कि आप पहले तो ये है कि अवॉइड करें, इनको कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर बहुत ही ज़रूरी है आपने ये ईयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं तो कोशिश करें कि जो भी वो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो 50 से 60% से ऊपर ना हो, और उसका जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत लंबा ना हो कि अगर आपने कोई 40 से 60 मिनट तक सुना है तो फिर उसके बाद एक गैप और ब्रेक आनी चाहिए। कंटिन्यूसली जो है ना अगर आप सुनेंगे तो वो एक स्ट्रेस रहेगा जो कि फिर जो है हमारे सेल्स को डैमेज कर सकता है और फिर हेयरिंग लॉस हो सकता है। अच्छा सर, आजकल तो छोटे बच्चों ने भी मोबाइल पकड़े होते हैं, हमने देखा है 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा
माँ ने कानों में हैंड फ्री भी बाउस्कात लगाई होती है और वो उनको पोइम्स लगाई होती हैं, तो ये कितना नुकसानदेह है? देखें, ये दो तरह से नुकसानदेह है। एक तो हमारे जो ऑडिटरी सिस्टम है उसको ये उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, और दूसरा वो बच्चा जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखता है या स्क्रीन टाइम जिसका हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा है, तो उनमें देखा गया कि उनकी जो स्पीच डिले है ना, या उनकी स्पीच की ग्रोथ में जो एक रुकावट है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी एक ये भी वजह है कि जो स्क्रीन है ना उसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है, कि वो टेलीविज़न से या मोबाइल से हमें तो आवाज़ आ रही है और हम क्योंकि बोल नहीं रहे होते, रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो बच्चे जब तक बोलते नहीं हैं तो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती बोलने की, तो वो फिर उस तरह से उनकी स्पीच ग्रो नहीं करती। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है कि उनको मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न दिया जाए जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं। कोशिश करें कि अगर 24 घंटे हैं तो कोई 10 से 15 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम इनका ना हो 5 साल तक, एटलीस्ट जब उनकी स्पीच अच्छी तरह डेवलप नहीं हो जाती। उसके बाद फिर यह है कि स्क्रीन टाइम तो बढ़ सकता है, लेकिन हेडफोन और एयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसमें वही एहतियात करनी होगी जो अभी हम जिक्र कर रहे थे। कुछ बच्चों को मजाक के तौर पे भी उनके कान पे थप्पड़ मार दिया जाता है या सर पे मार दिया जाता है, या बाज़ का टीचर से मार पड़ जाती है, अम्मी मार देती हैं कान पे, तो उसमें पर्दा का मुतासिर होने के चांसेस कितने ज़्यादा होते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हम रोज़मर्रा देखते हैं कि जिसमें आपकी जो मेम्ब्रेन है ईयर की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसको मुतासिर होने का भी खतरा आ जाता है। तो इसमें क्या आप गाइड करेंगे, इसका क्या आप? ये सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करने या इस चीज़ को इम्प्रूव करने की तरफ हम ध्यान नहीं करते, और इस चीज़ को बहुत ही माइनर और हल्का समझते हैं, और ऐसे ही कहते हैं ये तो हमने मजाक में किया था, या इसने वैसे ही कर दिया था, या वो लड़े थे तो उसने मार दिया। इससे ये होता है कि कान के पर्दे के ऊपर वो दबाव पड़ता है अचानक से, और वो समटाइम्स ऐसे होता है जब थप्पड़ लगता है तो वो आवाज़ एक सडन नॉइस एक्सपोजर होता है वो कान के लिए, जिससे हमारे जो अंदरूनी कान के हिस्से में जो सेल होते हैं वो डैमेज होने का खतरा होता है। और अक्सर देखने में भी आता है कि इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि वो जी थप्पड़ लगाया था, किसी ने मजाक कर रहे थे, तो उसके बाद ये सुन नहीं रहा, तो हमें तो लगा कि ये शायद वैसे ही कर रहा है, नाराज होकर बैठा है, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। वो 3-4 दिन गुजर गए, जब वो नहीं सुन रहा था तो फिर इन्होंने सोचा कि अच्छा, फिर भी किसी और ने मशवरा दिया कि इसको चेक करवाएं, तो हमारे तक वो केस पहुंचा। तो इस तरह से है कि वो लोग फिर चेकअप भी नहीं करवाते, वो कहते हैं वैसे नाराज हुआ बैठा है, हालांकि वो बच्चे का लॉस है। और ये भी है कि इस तरह का लॉस जो है अगर वो टाइमली उसकी इंटरवेंशन की जाए तो हो सकता है चीज़ें इंप्रूव हो जाएं, वरना वो बेचारे का जो मसला हो जाता है, जितना ख़राब हो जाता है, वो फिर सारी ज़िंदगी वैसे ही रहता है। कई केसेस सर मैंने भी ऐसे अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं कि पहले बिल्कुल ठीक था पर्सन, लेकिन कुछ कहते हैं कि जी इसको एक्सीडेंट हुआ, इसको सर पे कोई चोट आई है डॉक्टर साहब, उसके बाद ये इसने सुनना छोड़ दिया है। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं। सर यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा कि ये जो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी हेयरिंग लॉस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका किस तरह पता चलता है? देखें, जो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है ना, जैसे कि नेम ही वो बता रहा है, कंडक्शन में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ सही से कंडक्ट नहीं हो पाती। ये प्रॉब्लम इस तरह का है जिसमें हमारे कान के बैरूनी हिस्से में, जो कान बाहर से लेके कान के पर्दे तक है, इसमें अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि कान के अंदर मैल है ज़्यादा, जिन लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा वैक्स बनती है या जो लोग क्लीन नहीं करवाते, उनमें वैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कान ब्लॉक कर देती है। समटाइम्स छोटे बच्चों में या बड़ों में भी ये देखने को मिलता है कि कोई चीन कान के अंदर फंस गई, जिसकी वजह से आवाज़ अंदर जाना बंद हो गई। तो ये इन चीज़ों को रिमूव करने की ज़रूरत होती है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर कान की चीज़ अंदर कोई फंसी है तो ENT डॉक्टर को दिखाया जाए, और वैक्स भी है तो वो ड्रॉप्स रिकमेंड करते हैं आपको, वो ड्रॉप्स आप यूज़ करें, वो वैक्स सॉफ्ट हो जाती है और फिर वो रिमूव कर लेते हैं। इसी तरह कान के दरमियानी हिस्से में भी बाज़ औक़ात वो लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी या इस तरह के मसाइल रहते हैं, तो कान के दरमियानी हिस्से में उनके फ्लूइड जो है ना वो अक्सर बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो आउटर ईयर से इनर ईयर तक सही पास नहीं हो पाती, क्योंकि दरमियान में ब्लॉकेज आ जाती है। तो उनका तो ये होता है कि वो फिर किसी भी ENT डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो उनका वो कोर्स करवाते हैं, मेडिकेशन होती है, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, जो उनका लॉस होता है वो रिकवर बैक हो जाता है जहाँ पे वो पहले सुन रहे होते हैं वहाँ पे। ये जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है ये रिकवरेबल होता है, रिवर्सेबल होता है। इसमें जो है वो मसला थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन अगर हम एहतियात करें तो फिर आइंदा भी होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह का मसला है जिसे हम सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, वो हमारे कान के
अंदरूनी हिस्से, तीसरा जो हिस्सा है वहाँ पे जो हमारा ऑर्गन है आवाज़ सुनने के लिए, कोक्लिया, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके डैमेज हो जाने से, या हमारी वो जो ऑडिटरी नर्व है जो आवाज़ को कान से दिमाग तक लेके जाती है, उसमें किसी वजह से प्रॉब्लम हो जाने से, कोई ट्यूमर है या एक्सीडेंट से कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हो गई है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसे हम सेंसोरियल हेयरिंग लॉस कहते हैं। और जब एक दफ़ा ये लॉस हो जाता है तो ये रिकवर बैक नहीं होता। इसमें फिर ये होता है कि हम हेयरिंग एड्स जो है वो पहनाते हैं जिससे आवाज़ उन्हें बेहतर सुनाई देती है, और जिन लोगों को हेयरिंग एड से फ़ायदा नहीं होता वो फिर कोक्लियर इम्प्लांट करवाते हैं। अच्छा, और इसका ये टेस्ट क्या होता है, ये प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इसको किस तरह ये चेक किया जाता है, ये किस चीज़ में काम आता है? जी, जो बेसिक हेयरिंग एवेल्युएशन है उसका जो टेस्ट है अडल्ट्स में ख़ास तौर पर, और छोटे बच्चों में जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं, उसको हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट कहते हैं, जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ पे मतलब यानी कि भारी आवाज़ें हैं, दरमियानी आवाज़ें हैं, तीखी आवाज़ें हैं, वो एक स्पीच स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर हम आवाज़ों की जो इंटेंसिटी है, लाउडनेस है, वो चेक करते हैं। वो पेशेंट को प्रेजेंट की जाती हैं, फिर पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो नोट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें बताते हैं कि आपकी हेयरिंग जो है वो किस तरह की है, और अगर लॉस है तो किस नौइयत का है, क्या वो सेंसोरियल लॉस है, कंडक्टिव लॉस है, या मिक्स लॉस है, या उसकी टाइप कितनी है, क्या वो माइल्ड लॉस है, मॉडरेट है। वो सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑडियोग्राम का एक ग्राफ बनता है, उससे हम बताते हैं। और ये टिम्पैनोमेट्री क्या टेस्ट है? जो टिम्पैनोमेट्री है ये कान के पर्दों का टेस्ट है, जो हमें ये बताता है कि कान के पर्दे की इस वक्त मूवमेंट कैसी है, जब आवाज़ स्ट्राइक करती है तो वो कितना वाइब्रेट करता है, कितनी कंप्लाइंस है कि वो आवाज़ को आगे पास कर रहा है। और दूसरा ये कि कान के अंदर अगर कोई फ्लूइड है, कोई रेशा है, वो उसके बारे में भी इंडिकेशन हमें मिलती है कि पीछे कोई फ्लूइड या पस मौजूद है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि जो मिडल ईयर है वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है। हमारे नाक और कान को एक ट्यूब मिलाती है अंदर से, यूस्टेशियन ट्यूब उसे कहते हैं। समटाइम्स वो ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से कान के अंदर प्रेशर कम हो जाता है और जो कान के पर्दे के ऊपर एक दबाव पड़ता है। समटाइम्स उसकी वजह से भी जो सुनने की शिकायत है वो देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हम दोनों टेस्ट करके फिर ही बता सकते हैं कि किस तरह का और किस जगह पे लॉस है, तो और उसका फिर इलाज भी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। अच्छा सर, कान का पर्दा मुतासिर होने से समात मुतासिर होती है? जी बिल्कुल, कान का पर्दा जो है ना, ये मुतासिर जब होता है ना, तो फिर ये है कि वो कंडक्टिव एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि आवाज़ सही से कान के अंदर नहीं पहुंचती, क्योंकि कान का पर्दा ही वो पहला स्टेप होता है, वो स्टॉप होता है जहाँ पे आवाज़ आके स्ट्राइक करती है। और फिर हमारे कान के दरमियानी हिस्से में 3 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिन्हें मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, तो आवाज़ वहीं से पास करती है। तो जब वहाँ पे आवाज़ कैच नहीं होती तो फिर आवाज़ की जो इंटेंसिटी है ना वो कम हो जाती है। उससे यह है कि पर्सन सुनता तो है लेकिन वो कम हो जाता है। उसके फिर 2 तरीके होते हैं। अगर तो ये प्रॉब्लम अभी हुआ हो, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो, तो फिर कोशिश की जाती है कि उनके कान के पर्दे की सर्जरी करवाई जाए ताकि वो बेहतर हो। और अगर वो मसला काफ़ी पुराना हो गया है तो फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि वो कान के पर्दे की अगर सर्जरी भी कर दी जाए तो बेहतर ही नहीं होती। तो फिर हम आला जो है ना, हेयरिंग एड जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो लगाया जाए। अच्छा सर, आपने आगे भी मुख्तसर सी बात की थी, मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि कानों में जो वैक्स है इसकी सफाई करना कितनी ज़रूरी है? जो कान के अंदर वैक्स है ना, ये पहले तो हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है वैक्स क्या है और क्यों बनती है। जी बिल्कुल। वैक्स जो है ना, ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पे काम करती है, जो हमारे कान को जो है वो फॉरेन बॉडी से, बाहर की इर्द गिर्द की कोई चीज़ें हैं उससे बचाती है। और दूसरा ये है कि कान की जो अंदर मैल बनती है इसकी सफाई जो है ये आप हमें करवानी चाहिए जब जब हमें लगे कि कान के अंदर ये वैक्स बहुत ज़्यादा हो गई है या हमें आवाज़ सुनने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कुछ लोगों में तो ये फ्रीक्वेंटली बिल्डअप होती रहती है और कुछ लोगों में कभी कभार ऐसे भी होता है कि वो पूरी ज़िंदगी कभी कान साफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये है कि जब आपको लगे कि कान ऐसे बंद बंद या भारी भारी महसूस हो रहा है तो एक दफ़ा अपने किसी भी ENT डॉक्टर को या ऑडियोलॉजिस्ट को आप एक दफ़ा विज़िट करें, उनसे कंसल्ट करें। और फिर ये होता है कि वो आपको जो है वो वैक्स रिमूवल की वो टेक्निक्स बताते हैं, फिर आपने जो है वो उनके पास आना होता है और वो वैक्स जो है रिमूव कर लेते हैं। उससे ये है कि वो आपका कान बिल्कुल साफ़ हो जाता है, वो जो एक भारी भारीपन महसूस होता है या कान जो ब्लॉकेज फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा सर, ये जो लोग कान में चाबी मारते हैं या कान में ईयरबड से उसको मज़ीद वैक्स को आगे अपने बिल्कुल पर्दे के साथ टच करने लग पड़ते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, जो कॉटन बड्स हैं ना वो एक्चुअली तो कान की सफाई के लिए होने ही नहीं चाहिए,
सही बात तो ये है। और अगर हम उन्हें इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ही कान के ये जो सुराख की ओपनिंग है यहाँ तक, हमें डीपली जो है ना उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि वो जो वैक्स है वो कान के पर्दे की तरफ पुश हो जाती है और कान के पर्दे के ऊपर एक स्ट्रेस रहता है, जिससे हम जो आवाज़ है वो उतनी अच्छी नहीं सुन पाते और समटाइम्स कान का पर्दा ख़राब होने का भी खदशा होता है। और ये है कि वो जब आगे पुश हो जाती है तो वो वैक्स बनना तो जारी रहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर पूरी केनाल को ही बंद कर देती है, जो कि जो प्रेशर देती है, और ये पेनफुल भी होता है काफ़ी। और दूसरी जो बात है कि हम चाबी या कोई भी चीज़ पड़ी है वो कान में मारते हैं, तो क्योंकि कोई भी चीज़ है हमें नहीं पता ये कितनी साफ़ है या कितनी नहीं, तो हम कान के उस हिस्से में उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमने बाद में खुद साफ भी नहीं करना। तो ये है कि वो जो उसके ऊपर जर्म्स हैं, जो जरासीम है, वो कान के अंदर चले जाते हैं और वो फिर मुख्तलिफ तरह के जो है इन्फेक्शन जो है ना वो कॉज करते हैं। तो इसलिए कोई चाबी शाबी या इस तरह की चीज़ तो इस्तेमाल करनी, लोग पेंसिल पकड़ के पेंसिल भी करते हैं जी, पिन्स जो है अक्सर फीमेल्स जो है वो पिन्स जो बालों में लगाती हैं, रोजमर्रा हम अपनी ओपीडीज में देखते हैं कि इस तरह के मसले मसाइल। इनको तो कल ही एक पेशेंट आया जी, कान में मैंने तीली मारी और उसका वो कान में ब्लड नहीं कर रहा था। तो इस तरह के काफी वो ट्रॉमा इंजर करते हैं अपने कान को। इस तरह की चीजें तो बिल्कुल डिस्करेज करनी चाहिए। और जो कॉटन बड है अगर आपने वो भी इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल ही ओपनिंग तक करें, क्योंकि आप ट्रेन नहीं है, आप ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है इन चीज़ों को डील करने के लिए। तो इसलिए जो इनके प्रोफेशनल्स हैं, ENT डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट, आप उनसे ही रुजू करें, वो फिर आपको बेहतर बताएंगे कि अब क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा सर, ये कानों में तेल डालना, सरसों का तेल डाल लिया, जैतून का तेल डाल लिया, लौंग का तेल डाल लिया, या रोगनी बादाम डाल लिया, या किसी भी किस्म का इस तरह फ्लूइड कानों में डाल लेना किसी भी मसले के लिए, लोग आप देखते ही होंगे सर जी जी कि करते हैं इस तरह के टोटके वगैरह कानों के लिए। मुझे इसका बताएं कि ये आया ज़रूरी होते हैं या ये कितना नुकसान देते हैं कान को? देखें, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इस तरह का कोई फ्लूइड या कोई लिक्विड हमें कान में डालना चाहिए? कोई भी वैसे ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें हमें ये ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में के कान बह रहे हैं, अक्सर पेशेंट जब आते हैं तो कान बह रहे होते हैं और हम देखते हैं तो आगे कान का पर्दा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल ब्लॉकेज होती है। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें ये ऑयल्स जो हैं हम इस्तेमाल करें और कान के अंदर अगर कोई ख़राबी है, कोई मसला है तो वो इम्प्रूव हो जाए, बजाय इसके कि ये कुछ इम्प्रूव करें ये और ख़राब कर देते हैं। कि आउटर ईयर जो पहले बिल्कुल ओपन था, साफ था, हम उसको भी ब्लॉक कर देते हैं। अब हम यहाँ से कोई मुआयना ही नहीं कर सकते। अगर एक पर्सन है वो ऑडियोलॉजी मतलब क्लिनिक में आता है और अपना हेयरिंग एवेल्युएशन करवाना चाहता है और अगर उसके कान बंद हैं ऑयल से, तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आउटर ईयर तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, हम कान के पर्दे को देख सकें, उसका मुआयना कर सकें, फिर आगे एवेल्युएशन भी उसी बेस पे होगी। तो ऑयल्स वगैरह यूज़ करने को तो बिल्कुल ही हम डिस्करेज करते हैं कि वो इस्तेमाल ना करें। हाँ, कुछ लोगों में यूं होता है कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, और वो भी ये भी ENT डॉक्टर या ऑडियोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर सकता है, आप घर में बैठ के इसको नहीं कर सकते। जैतून का तेल जो है ना वो हम सिर्फ एक ड्रॉप उन लोगों में जिनको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि कभी इचिंग हुई है कान के अंदर या कुछ इस तरह से डिस्कम्फर्ट कभी फील होता है, तो हम भी बहुत ही वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, वो फैक्टर्स को देखते हुए फिर बताते हैं कि आप सिर्फ एक ड्रॉप जो है ना वो जैतून का तेल। ऐसे केसेस होती हैं जिसमें मैंने देखा है कि ENT जो स्पेशलिस्ट है, बाज़ का ट्यूब्स होती हैं जो आपको अंदर कान में डालने के लिए दी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरी वालदैन से यही गुजारिश होती है कि अमूमन छोटा बच्चा मैं देखता हूँ आते हैं, डॉक्टर साहब ये बहुत रो रहा था, मुझे लगा कि इसके कान में दर्द है, मैंने इसके कान में तेल डाला है और गर्म तेल डाला है। अब देखें छोटा 2 माह का बच्चा है, उसका कुछ भी नहीं, लेकिन वो कान गर्म तेल डाल के आपने उसके कान में मजीद उसको दर्द की वजह वो बना होगा। तो इस तरह के जो भी हैं ये डिस्करेज किए जाते हैं कि आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कुछ भी इस तरह का ना करें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। असल में ये है कि हम एक ये भी चीज़ जो है वो थोड़ी हमारे मुआशरे में गलत है, वो इस तरह से कि लेट्स सपोज किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन में हमने उसे कोई हिदायत दी है, कोई मेडिसिन दी है या कुछ कहा है कि आपने ये एक्टिविटी करनी है या ये वर्जिश करनी है,
तो वो अब अगर किसी और को फैमिली मेंबर में मसला हुआ है, कोई हमसाये को, कोई कुलीग को, तो वो सारा कुछ उन्हें बता देगा। अब ये नहीं पता कि उनको इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर वो हाइपरटेंसिव है तो उसके लिए डिफरेंट मेडिकेशन होगी इसकी, अगर वो शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए मुख्तलिफ होगी, अगर ऑटोटॉक्सिसिटी होती है उसे तो उसके लिए मुख्तलिफ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम आमतौर पर नहीं समझते। हम एक ही बंदा डॉक्टर के पास जाता है, वो दवाई जो है वो फिर सारी फैमिली खाती है, इस तरह से होता है। तो इसको भी डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा क्रोनिक, उनका होता है कि जी मुझे पता है डॉक्टर साहब कि मेरे कान का पर्दा मुतासिर है, अब इसमें से मुझे रेशा भी मुसलसल आता रहता है, मतलब 2 माह बाद आने लग पड़ा, 4 माह बाद आने लग पड़ा। वो बहुत मेडिकेशन लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ज़्यादातर मैंने केसेस में यही सुना और एक्सपीरियंस किया कि उनकी आवाज़ भी, जो समात है उनकी, वो मुतासिर होने लग पड़ती है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखें, ये जो है ना, ये मसला इस तरह से है कि कान के अंदर से जब रेशा आने लगे ना, तो हमें फ़ौरन ही उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। मोस्टली ये जो क्रोनिक केसेस की आपने जिक्र की ना, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया उसे हम कहते हैं, जिसमें कान का अंदर से जो रेशा है वो काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो होता है। उसमें ये होता है कि जब वो रेशा आना शुरू हुआ या जब वो स्टार्ट हुआ तो उसकी इतनी परवाह ना की, फिर 2-4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, फिर किसी ने कहा कि मैं आपको चेक करवाता हूँ, तो वहाँ गए। फिर इन्होंने सोचा कि हम 2 दिन दवाई खाएंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। तो जब मसला इतनी देर से चल रहा हो तो वो फिर 1-2 दिनों में उतनी जल्दी रिकवर बैक नहीं करता। एक इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें फिर उतना ही टाइम देना पड़ता है। एक वो बंदा जिसका रेशा 1-2 दिनों में स्टार्ट हुआ है, वो तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद सही हो जाए, लेकिन जिसका 5-6 साल हो गए हैं, कान के अंदर और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ उसने ख़राब कर दी हुई है, तो फिर 2-3 दिन दवाई खाने से उसकी बेहतरी आने के चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, ये कि उसे चाहिए कि वो जो कोर्स है वो अपना करता रहे। पहले सबसे पहले रेशा रुकेगा, फिर हम देख सकेंगे अब कौन कौन सी चीज़ मुतासर है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही इलाज होगा। हम क्योंकि थोड़ी जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास गए हैं तो बस वहीं सारा कुछ हो जाए, चाहे हम दवाई भी ना खाएं। मतलब हमारी नेचर इस तरह की, तबीयत मजाज हमारा इस तरह का है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जब आपने प्रॉब्लम को इतना लटकाया है तो अब उसकी बारी है, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ही अब बेहतर होगा। अच्छा सर, कुछ लोग अक्सर ये एक बात होती है कि जी कानों के जो बाल हैं, अब हमारे नॉर्मली बाहर भी बाल होते हैं और कान में अंदर भी बाल हैं, तो जी इसको रिमूव करवाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी, जो तो कान के बाहर वाले यानी कि एक्सटर्नल ईयर के ऊपर, ये जो पिन्ना है हमारा, इसके ऊपर ईयर्स हैं, इनको रिमूव करवा लेने से हमारी हेयरिंग के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने हमारी जो आवाज़ की कंडक्शन है उसमें कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करना। जो लोगों का थोड़ा सा ये है कि वो बाल हैं अच्छे नहीं लग रहे, वो फिर रिमूव करवा लेते, कॉस्मेटिकली अगर देखा जाए, रिमूव करवाना है तो वो करवा सकते हैं, वो करवा लें। लेकिन जो कैनाल के अंदर बाल हैं वो बिल्कुल वैक्स की तरह, जैसे हम वैक्स का जब जिक्र कर रहे थे, तो वैक्स की तरह ये भी जो फॉरेन बॉडीज होती हैं उसको कैप्चर करते हैं, हमारे कान के पर्दे की तरफ नहीं जाने देते ताकि अंदर कोई खराबी ना हो। तो वो बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पे काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, वो चीज़ों को वहाँ पे रोकते हैं और ताकि हमारा जो ओडीटी पाथवे है, ओडीटी सिस्टम है, वो सही काम करता रहे। तो वो रिमूव करवाने जो है ना वो बेहतर नहीं है। अच्छा सर, बहुत कॉमन मसला है, बास का छोटे बच्चों में भी आता है, बड़ों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, कानों में आवाज़ आना, शोर आना, सीटियाँ बजना। इसकी सर क्या वजह है? इस पे ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। इसके साथ ही बास का फिर जब आप हेयरिंग एड लगाते हैं तो जो लोग कहते हैं कि जी मुझे इससे भी शां शां की आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या ये जो कानों के मसाइल हैं ये लोगों में चक्कर भी लाते हैं? मतलब कहते हैं कि जी मैंने एड पहना है तो मुझे चक्कर आने लग पड़े हैं, या डॉक्टर साहब मुझे कानों में आवाज़ें आती हैं उसके साथ मुझे चक्कर भी आते हैं, तो इसका क्या आपके पास जो आप किस तरह उनको मैनेज करते हैं? अच्छा, जो कान के अंदर शोर है ना, इसे हम जो इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं वो टिनाइटिस कहते हैं हम इसे। कान के अंदर जो शोर है, गैर ज़रूरी शोर, यानी कि बाहर कोई आवाज़ नहीं थी लेकिन कान के अंदर शोर है। ये डिफरेंट जो है ना वो कंडीशंस में हो सकता है। कान की आउटर ईयर में वैक्स ज़्यादा बिल्डअप हो जाए, उसकी वजह से भी कान के अंदर शोर आने लगता है। मिडल ईयर में भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मिडल ईयर ओसिकल जो है कान के दरमियानी हिस्से में जो हड्डियां होती हैं वो जब स्टिफ हो जाती हैं रेशे की वजह से, फ्लूइड की वजह से, तो तब भी हमें कान के अंदर शोर आने लगता है। और फिर हमारे कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर भी प्रॉब्लम होने से, हमारे सेल डैमेज हो जाने से ये चीज़ें होती हैं कि हमें वो परसीव होता है कि कान के अंदर शोर है।
फिर जो ये जो शोर है इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट लोगों में मुख्तलिफ हैं। मतलब इस तरह से है कि इसका जो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट है या सोशली इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट होता है। मतलब कुछ लोगों को सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें जी फोकस करने में मुश्किल होती है सोने में, लेकिन कुछ लोग इसकी वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये मतलब आपका रिएक्शन है टुवर्ड्स दैट साउंड कि आप किस तरह से उस चीज़ को ले रहे हैं। अब ये जो शोर है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारे कान के अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है कि कान के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब हम जो कर सकते हैं जब ये स्टार्ट हो जाए तो वो ये है कि हम सबसे पहले तो यूं करें कि हम किसी भी अच्छे ENT डॉक्टर को और उसके बाद किसी भी अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट से अपना मुआयना करवाएं, उनका ओपिनियन लें कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं और हमारे कान का स्टेटस क्या है, वो किस तरह से, वो मुतासर तो नहीं हो रहा। मोस्टली ऐसा होता है कि टिनाइटस जो है वो तब स्टार्ट होता है जब हेयरिंग लॉस भी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा भी होता है कि उनकी हेयरिंग बिल्कुल ठीक होती है, टिनाइटस फिर भी स्टार्ट हो गया होता है। तो अक्सर वो अवामिल जो इसके पीछे होते हैं, कार फरमा होते हैं, वो उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें, फिर वो लोग जो शोर वाली जगह पे काम करते हैं या सडन नॉइस एक्सपोजर जो है वो हुआ हो उनका, उन लोगों में ये मसाइल देखने को मिलते हैं। तो और इसके अलावा कान के दरमियानी हिस्से में रेशे की वजह से, जो कान के अंदरूनी हिस्से में 3 हड्डियां होती हैं उनकी स्टिफनेस की वजह से, तो उसमें करना ये होता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करवाना होता है, जिससे ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं काफ़ी हद तक। लेकिन वो लोग जिनके कानों में सिर्फ शोर हो और सुनाई उनकी ठीक हो, उनके लिए फिर कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। टिनाइटस काउंसलिंग हम उनकी करते हैं कि वो साउंड थेरेपी होती है उनकी, कि आपको जब लगे कान के अंदर शोर बहुत ज़्यादा है तो आपने डिफरेंट साउंड सुननी है। जैसे ये पिंक नॉइस है, वाइट नॉइस है, जो मास्किंग साउंड्स होती हैं, या अगर आप म्यूज़िक, नात, तलावत कुछ भी सुनते हैं तो थोड़ी देर वो सुने। इस तरह से ये होता है कि हमारा जो फोकस कान के अंदरूनी हिस्से में शोर सुनने की तरफ होता है वो हट के हम बाहर वाली आवाज़ें सुनने लगते हैं। तो जब हम इस तरह से बाहर वाली आवाज़ों को सुनते हैं तो एक्चुअली हम खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं कि कैसे हमने अपने कान के अंदर वाली आवाज़ों को इग्नोर करते हुए जो कोई काम की बात है या कोई कम्युनिकेट कर रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को, ये स्ट्रेटजीज़ को जब हम अपनाते हैं तो ये जो कान के अंदर शोर है उसके बावजूद भी हम काफ़ी हद तक हम खुद को बेहतर महसूस करवाने के काबिल हो जाते हैं। कान के अंदर जो शोर है वो मोस्टली ऐसे होता है कि वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो कोई प्रॉब्लम, वो खुद कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो बाकी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ा होता है। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि हमने अब इसके साथ लेके चलना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपना के। उसमें ये है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसको थोड़ा सा, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, उसको जो है कैसे हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है उसके ऊपर काम करें, ताकि स्ट्रेस, एंजाइटी जो है ना उसके अगेंस्ट हमारा रिएक्शन बहुत सीवियर ना हो। ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा ये है कि अगर हम कॉफ़ी या चाय ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो टिनाइटस है ट्रिगर हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसको हम अगर थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो टिनाइटस हमारा काफ़ी बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, तो इसके साथ आप ENT वालों के साथ मिलके क्या इसकी मेडिकेशन क्या करते हैं? कोई ज़रूरत पड़ती है या सिर्फ इसी तरह बेहतर हो जाता है? क्योंकि टिनाइटस का कोई एक फैक्टर नहीं होता, क्योंकि इसकी जो कॉजेज़ हैं वो अननोन ही हैं, ये डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से होता है। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि जो ENT स्पेशलिस्ट हैं वो स्पेशल केसेस में कुछ मेडिकेशन करते हैं और जिससे टिनाइटस में इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन क्योंकि ये उनकी फील्ड से रेलेवेंट है तो वो मद्देनज़र रखते हुए कि किस केस में मेडिकेशन की ज़रूरत है या किस केस में इससे इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो फिर ही सजेस्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की है सर। मेरा भी ज़्यादातर लोगों को, जब मेरे पेशेंट्स इस तरह आते हैं इन केसेस से, तो मैं उनको सिंपल यही बताता हूँ कि चक्कर आना या कानों में शोर आना, आवाज़ें आना, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पेचीदा ये चीज़ें। इसमें आपका दिमाग शामिल होता है, आपकी आंखें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें आपका नाक इन्वॉल्व होता है, इसमें आपके कान, इसमें आपके गर्दन के मोरे, फिर सिनाइल फैक्टर जिस तरह आपने कहा कि एज रिलेटेड होता है, फिर आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका गला इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सारा चूंकि आपका फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है या जो भी, तो ये सारी केसेस इस वजह से। लेकिन आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इसको बताया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के कान में पानी चला गया है तो उसके लिए क्या किया जाए?
कान के अंदर पानी चला गया है, चलें हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि कान के अंदर पानी जाने से पहले कैसे रोकें, फिर कान के अंदर पानी जाने को फिर हम डिस्कस करते हैं। कोशिश करें कि जब आप नहा रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो आपका सर ऐसे हो ताकि वो कान के ऊपर डायरेक्टली पानी ना पड़े। अगर आप ऐसे नहा रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो पानी कान के अंदर जा सकता है। और अगर आपको लगता है, आपका एक्सपीरियंस रहा है कि कान के अंदर पानी जाता है, तो फिर आप कॉटन को थोड़ा सा सोख करके किसी भी ऑयल के साथ यहाँ केनाल की ओपनिंग पे आप रख सकते हैं, जिससे कान के अंदर पानी नहीं जाता। लेकिन लेट्स सपोज अब कान के अंदर पानी चला गया, तो पहले तो कोशिश करें कि कान को उस साइड को वो थोड़ा सा लेवल लो कर दें ताकि वो पानी जितना खुद ब खुद निकल सकता है निकले। और फिर किसी भी अपने करीबी ऐसे करने से निकल जाता है पानी ना? मोस्टली निकल जाता है क्योंकि वो हेयर्स होते हैं और वैक्स होती है, वो बाज़ औक़ात वहाँ पे ना ट्रैप हो जाता है कहीं, जिसकी वजह से हमें ब्लॉकेज फीलिंग रहती है, आवाज़ सही नहीं सुनाई देती। तो आपने फिर यूं करना है कि सबसे जो करीबी आपके कोई भी ईएनटी डॉक्टर है उसको विजिट करें, वो एक दफ़ा मुआयना करेंगे और मोस्टली वो सक्शन करते हैं जिससे वो वैक्स और पानी ये सारा कुछ निकल आता है और हम रिलैक्स फील करते हैं और कान साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा कोई मसला होता है तो हम घर में ही कुछ ना कुछ करते हैं, कॉटन बड डाल रहे होते हैं। वो जो चीज़ें हैं वो हम कर तो शायद अपनी बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे ऑडिटरी सिस्टम के लिए जो है ना वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रखती हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। किसी भी ईएनटी को दिखाना चाहिए, वो इसकी सफाई करेंगे और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो हैं वो उनके डिफरेंट एक्सपीरियंस जो हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वो हेयरिंग एड्स तो इस्तेमाल करते हैं और उसके बावजूद जो है ना वो उनकी कंप्लेन ये होती है कि कान के अंदर जो शोर है वो ख़त्म नहीं हुआ या कान के अंदर शोर और बढ़ गया है। तो उसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं कि पहले देखा जाए कि क्या वो हेयरिंग एड जो है वो उस पर्सन के लिए, उसकी स्पेसिफिक नीड्स के लिए क्या अप्रोप्रिएट था। अगर वो था तो उसकी फिर एडजस्टमेंट जो है ना वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे यूँ होता है कि एक तो बाहर से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और 50% लोगों में ये देखने को मिला है कि जिन लोगों को कान के अंदर शोर आ रहा हो हेयरिंग एड पहनने से वो मास्क हो जाता है, क्योंकि वो बाहर की आवाज़ें सुनना दोबारा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कान के अंदर का शोर है वो दब जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें करने की ज़रूरत है कि हम हेयरिंग एड जो है ना वो ख़ास तौर पर टिनाइटस के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे से ट्यून करें ताकि वो दोनों चीज़ों को जो है वो इम्प्रूवमेंट उसमें ला सके। अच्छा हसन, मुझे बताइएगा कि हम अपनी समात को बेहतर रखने के लिए क्या इक़दाम करें? सर ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके ऊपर हमें सब लोगों को ही काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हमने अपनी जो डाइट है उसको बहुत ही हेल्दी रखें, कोशिश करें कि ईयर, नोज़, थ्रोट इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर होता है तो प्रोलॉन्ग ना होने दें, फ़ौरन ट्रीट करवाएं। सबसे पहले तो ये है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कानों का मसला तो वो कहते हैं कि नहीं हुआ लेकिन सुनाई में कमी हो गई, तो वो पता चलता है कि उन्हें नज़ला ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये इस तरह के मसाइल रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इन चीज़ों को जो है ना वो करना है, मैनेज करना है कि ये ज़्यादा मसाइल ना हो। फिर कोशिश करनी है कान के अंदर हम खुद कुछ ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसके ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं हैं, तो हमें जो ट्रेंड है, जो प्रोफेशनल है, हमें उसके पास ही जाना चाहिए। चाहे वो कान के अंदर वैक्स है, कान के अंदर खारिश हो रही है, कान के अंदर पानी चला गया है, या हमें कान के अंदर भारीपन महसूस हो रहा है, कुछ भी मसला है, हमें किसी ईएनटी या ऑडियोलॉजिस्ट से मशवरा लेना चाहिए। और फिर ये है कि जब शोर वाली जगह पे जा रहे हैं, या जिस तरह गर्मियों में अक्सर पाकिस्तान में स्विमिंग जो है उसका ट्रेंड होता है, तो हम एयर प्लग्स या एयर मफ्स यूज़ करें, चाहे वो शोर वाली जगह है या स्विमिंग कर रहे हैं। अपनी जो हेयरिंग हेल्थ है उसको जो है वो बरकरार रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें अपने फैमिली मेम्बर्स को डीपली ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब हमें लगे कि इनको आवाज़ सुनने में मुश्किल हो रही है या आवाज़ बार बार रिपीट करना पड़ती है, और अगर बच्चा है तो उसके क्लासरूम से कंप्लेन आ रही है, तो हमें फ़ौरन जो है वो हेयरिंग एवेल्यूएशन करवानी चाहिए, ना कि हम तेल इस्तेमाल करें या उसे कहें कि मालिश करें उसकी। ये सारी चीज़ें आप तो ज़रूर उसके फ़ायदे के लिए कर रहे होंगे, लेकिन ये उसको फ़ायदा नहीं दे सकती। जो चीज़ फ़ायदा दे सकती है वो ये है कि आप प्रोफेशनल से उसको जो है वो कंसल्ट करें और वो फिर आपको बताएंगे कि क्या अब इनका मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। हसन मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमें और बहुत अच्छा गाइड भी किया है।
थैंक यू सो मच सर। ये अच्छा है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलें, आपके प्लेटफॉर्म से हम जो ऑडियोलॉजी के से मुतालिक जो लोगों में एक अवेयरनेस है, जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, मतलब और जो चीज़ें हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी। चलें, मतलब इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके तवस्सुस से इसमें और बेहतरी आ सकती है। नाजरीन, उम्मीद है आज की आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आपकी बहुत सारे जो सवालात, कोई बातें होंगी इससे मुतल्लिक, ऑडियोलॉजी से मुतल्लिक, तो वो क्लियर हुई होंगी। हसन मुबीन साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है और उनकी हॉस्पिटल की जो डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। आपका कोई भी सवाल हो इससे मुतल्लिक, आप किसी भी किस्म का कुछ और आपके जहन में इन बातों से हटके हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जब भी हम हसन को अपनी पॉडकास्ट में बुलाएं तो उनसे हम दोबारा इसके बारे में बात कर सकें। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और बहुत सारी अच्छी और बातें आपको देखने को मिलती रहें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।